जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई का फर्स्ट वीक का जो करंट अफेयर्स था वो हम लोगों ने देख लिया था। लगभग 17 क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने देखा था। करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। सेकेंड वीक का करंट अफेयर हम लोग शुरू करने वाले हैं। जुलाई से वीकली और फिर लास्ट में मंथली हम लोग तेज़ी से रिवाइज़ कर लेंगे करंट अफेयर को। उसके बाद जो पिछले हमारे करंट अफेयर्स हैं नवंबर से लेकर जून के बीच में, उसको हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे। जैसे कभी रिपोर्ट एंड इंडेक्स देख लेंगे, फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, ये सारा टॉपिक वाइज हम लोग कवर करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं जुलाई के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स को। सबसे पहला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने 1975 में घोषित आपातकाल की स्मृति में किस तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे किस डेट को, टू कमेमोरेट इमरजेंसी, जो कि 1975 में डिक्लेयर किया गया था। 4 ऑप्शन है, 12 मई, 25 जून, 3 अगस्त और 4 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 जून, बी ऑप्शन। तो 25 जून को डिक्लेयर किया गया है। इसमें बस इतना सा देखना है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। उन्होंने अनुच्छेद 352 का उपयोग करके भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। तो जब हम लोग इमरजेंसी वाला टॉपिक देखेंगे पॉलिटी में, तो वहाँ हम लोग और डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। यहाँ बस इतना भी आप लोग ध्यान रख लीजिए तो काफ़ी है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ पिच ब्लैक नामक एक्सरसाइज अभ्यास जो है वो आयोजित किया है? वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ पिच ब्लैक अभ्यास आयोजित किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिगर भी बना हुआ है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक है ये, ठीक है। तो ये द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, इस वायुसेना युद्धाभ्यास का। इसमें भारत भी हिस्सा लेता है और भारत के साथ और भी देश हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो लगभग 12 जुलाई से 2 अगस्त तक, ये इतने समय तक, 20 दिनों तक ये चलने वाला एक युद्धाभ्यास होगा वायुसेना का। और ये जो है 2 साल में एक बार किया इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो बाइनियल है, यानी द्विवार्षिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस बार वाला खास इसलिए है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए इस युद्धाभ्यास को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वर्ष ये अपने 43वें वर्ष के इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण है। 43 साल हो गए इस युद्धाभ्यास को और हर 2 साल में एक बार इसको आयोजित किया जाता है। 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा संस्करण एडिशन है ये वाला जो इस साल आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में 20 देशों की भागीदारी शामिल होगी। तो भारत के अलावा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा 18 और देश हैं जो इसमें शामिल होंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण किस राज्य में शुरू हुआ? पहला चरण इस मंदिर का पूरा हो चुका है निर्माण का, और ये जो विराट रामायण मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है ये आपका, यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी है, ठीक है। ये विराट रामायण मंदिर इसका नाम है। तो ये आपका किस राज्य में इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है निर्माण की? मध्य प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिहार। तो ये बिहार के पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर को बनाया जा रहा है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोसल से सम्मानित किया है, उनको प्रदान किया है? तो रिसेंटली विच कंट्री कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट नेशनल अवार्ड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोसल ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो आपके ऑप्शन है जर्मनी, रशिया, ताइवान और जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रूस, रशिया। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट पुतिन हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों के बीच में एक अहम बैठक हुई थी। इसके ऊपर और भी सवाल आगे आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू में। तो ये उस सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, आप देख सकते हैं फिगर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है, तो वो कौन से दिन को मनाया जाता है? ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने 9 जुलाई, 11 जुलाई, 13 जुलाई और 15 जुलाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस को मनाते हैं। अब देखिए इस बार का जो थीम है वो है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। अगर हिंदी में इसको समझें तो इसका मतलब है किसी को भी पीछे ना छोड़ें, सभी को गिनें। ये विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम है, विषय है। और ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस, इसकी स्थापना 1989 में 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा शुरू किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था कि जब 11 जुलाई 1987 का दिन था तो उसमें विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन यानी कि 500 करोड़ को टच कर गई थी, छू ली थी। तो 500 करोड़ हमारी विश्व की जनसंख्या हो गई थी 11 जुलाई 1987 को। फिर इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ, 1-2 साल तक चला कि किस तरीके से हमें जनसंख्या को मैनेज करना है, उसके ऊपर लोगों को जागरूक करना चाहिए, संसाधनों की कमी कैसे हो जाएगी। इसके ऊपर बहुत सारे समिट हुए, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए। और उसके बाद 2 साल के बाद 1989 में 1989 में ये निर्णय लिया गया कि इसी दिन को, जिस दिन 11 जुलाई को 1987 में 500 करोड़ हमारी जनसंख्या हुई थी पूरी दुनिया में, उसी दिन को हम लोग हर साल अब से विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाएंगे। तब से हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में इसे मनाते आ रहे हैं। अगला सवाल है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने कौन सा नया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य है चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपकरणों तक वैश्विक पहुंच में सुधार करना। मतलब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, वेबसाइट बनाया। आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे जो नए नए मेडिकल डिवाइसेस हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपकरण नए नए बन रहे होंगे दुनिया में, वो आपको उस वेबसाइट पे जाके दिख जाएगा। तो ये जो वेबसाइट है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या नाम रखा है, ये सवाल है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेडडेव, ठीक है, मेडडेव, मेडडेविस, मेडडिवाइस या ग्लोबडेविस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडडेविस, मतलब मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम देखते हैं आगे। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा स्पेलिंग। मेडडेविस है, ME से मेडिकल, DEV से डिवाइस, I से इंफॉर्मेशन सूचना और S से सिस्टम। तो ये है मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जो चिकित्सा उपकरणों पर जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस होगा। मतलब ये इस तरह का पहला ऐसा वेबसाइट है जहां पर कोई भी जाकर एक वेबसाइट ओपन करता है, खोलता है, तो उसको ये पता चल जाएगा कि दुनिया में कौन सी नई कंपनी ने एक मेडिकल डिवाइस बनाया हुआ है, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे ICU के लिए आपको कोई लगाना हो उपकरण, तो हर तरीके का वहाँ पर आपको मेडिकल डिवाइस उपकरण देखने को मिल जाएगा। इससे फ़ायदा होगा, जो भी हॉस्पिटल है, कोई ऑर्डर करना चाहते हैं, कोई मेडिकल डिवाइस और बेहतर बताना चाहता है, कोलैबोरेट करना चाहता है, एकजुट होना चाहता है, तो वहाँ पर उसके लिए सुविधा उपलब्ध होगी। अब WHO के बारे में, जब इतना बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, इस तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। WHO जो है उसका हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 7 अप्रैल का जो डेट है, जिस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किया गया था, इसको फाउंड किया गया था, उसी दिन को हम लोग इसकी याद में, इसके गठन की याद में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो हम हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का गठन हुआ था, उसको फाउंड किया गया था। तो वही है, द डेट ऑफ 7 अप्रैल मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ WHO इन 1948। इसकी वर्षगांठ के रूप में हम इसे हर साल 7 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं, क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए, मतलब इसके याद में, इसके गठन की याद में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसने हाल ही में एक सैटेलाइट, एक उपग्रह को लॉन्च किया है जिसका नाम है ALOS-4, यानी कि आपदा संभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए
मॉनिटर करने के लिए डिजास्टर प्रोन एरियाज़ को एक सैटेलाइट को छोड़ा गया है जिसका नाम है ALOS-4। तो ये किसने छोड़ा है? ये छोड़ा है जापान के स्पेस एजेंसी ने, जिसको हम कहते हैं जापान एक्सप्लोरेशन स्पेस एजेंसी, जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जाक्सा जिसे हम बोलते हैं, उसने छोड़ा है। तो देखिए ये है क्या, जो एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट होते हैं यानी पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह, आपने जैसे ये मान लीजिए कि इस तरह से कुछ उपग्रह छोड़ दिया है, अब ये तरंग भेजेगा, ठीक है, रेडियो वेव्स। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे मान लीजिए धरती है, आपको ये पता चल जाए कि कहाँ पे बर्फ़ है, कहाँ पे आपके तालाब हैं, झील हैं, कहाँ पे पहाड़ है। धरती पे जो भी चीज़ें हैं उसको ऑब्ज़र्व करना, उसको देखना कि अपने प्राकृतिक संसाधन कहाँ पर क्या मौजूद हैं, क्योंकि जो भी आपदा है आप उसी से उसका अंदाज़ा लगा पाएंगे। अगर आपको ये दिखेगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई वहाँ पे बर्फ़ की चट्टान है और आपको ये दिखेगा कि उसमें क्रैक आ रहा है, तो ये समझ में आ जाएगा कि समय रहते अगर हम नहीं चेतेंगे तो वहाँ पर एक आपदा हो सकती है। या फिर समुद्र को आप रोज़ रोज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि एक समुद्र के नीचे भूकंप जैसा देखने को मिला है जिससे सुनामी आ सकती है जापान में, तो आप उससे लोगों को अलर्ट कर सकते हैं। ये सब काम आपका ALOS कर लेता है। तो ये जापान का स्पेस एजेंसी जो जाक्सा है उसके द्वारा छोड़ा गया उपग्रह है जिसका नाम क्या है? एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 4 यानी ALOS-4। यही बात यहाँ पर की गई है। इससे पहले ALOS-2 मिशन इन्होंने छोड़ा था, तो उसका बेहतर वर्जन बनाया है ALOS-4 के रूप में। ये देखिए सवाल कितना अच्छा है। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG चालित मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में दुनिया की पहली CNG ड्रिवेन मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है? एक ऐसी बाइक तैयार की है जो CNG से चल सकती है, और ये इस तरह का पहला बाइक है। ऐसा बाइक बनाने वाला कंपनी कौन सा है? तो इसका 4 ऑप्शन है, हीरो मोटोकॉर्प, TVS, बजाज और सुजुकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बजाज। बजाज की एक कंपनी है बजाज ऑटो, उसी ने इसको बनाया है। तो देखिए यही वो बाइक है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, बजाज ऑटो ने हाल ही में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम 125, ये इसका नाम है, ये लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि इस मोटरसाइकिल की परिचालन लागत समान पेट्रोल केवल मॉडल की तुलना में लगभग 50% कम है। कैसे कम है? देखिए ये जो बाइक है इसमें 2 टंकी है, ठीक है। एक टंकी में इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि पेट्रोल और CNG दोनों के लिए दोहरी इंजन क्षमता है। जैसे ये जो बाइक है बजाज फ्रीडम 125, इसमें 2 टंकी है। 50% में आ जाएगा CNG भर लीजिए और आधे में पेट्रोल भर लीजिए। नॉर्मल जो बाइक आप चलाते हैं उसमें तो आप पूरा का पूरा पेट्रोल भर रहे हैं, CNG तो आप यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो 50% ईंधन लगभग इसी तरह आपका बच जाएगा खर्चा। अब CNG जो है, CNG का जो दाम होगा वो होगा, लेकिन इसकी इफ़िशियंसी भी बेहतर है, बाइक आपकी और दूर तक चल सकती है, तो इसीलिए लगभग आधा आपका पेट्रोल का दाम तो वैसे ही बच जाएगा। ये इस तरह का अपना पहला बाइक है, ऐसी बात बजाज ऑटो ने बताया है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश 3 दिन का नाटो समिट होस्ट कर रहा है 9 से 11 जुलाई 2024 में? किस देश ने 9 से 11 जुलाई 2024 तक 3 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? 4 ऑप्शन है आपके पास, जर्मनी, फ्रांस, USA और फिनलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, USA। और हम क्यों ये पढ़ रहे हैं कि नाटो की समिट US ने होस्ट किया है, ये हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में नाटो का गठन हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो नवीनतम नाटो शिखर सम्मेलन यानी कि जो लेटेस्ट नाटो समिट है वो आपका वाशिंगटन DC, जो US का कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें नाटो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। और अगला जो है वो जून 2025 में नीदरलैंड्स की राजधानी द हेग में वहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो ये इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, 75 वर्षगांठ इन्होंने पूरा किया नाटो ने। तो हम थोड़ा सा नाटो के बारे में और देखेंगे। देखिए नाटो जो है वो अपना 75वां वर्षगांठ बना रहा है। तो 4 अप्रैल को, यानी 75 साल पहले नाटो 4 अप्रैल को अपनी स्थापना की सालगिरह को धूमधाम से मना रहा है। तो 4 अप्रैल में 1949, जो 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1949 है, उस समय इसका गठन हुआ था नाटो का, ये याद रखिएगा। और ये एक तरह का आपका सैन्य अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। मतलब अंतर सरकारी, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब कई देशों की सरकारें आपस में मिल गई, उन्होंने मिल के बोला कि हम कौन सा संगठन तैयार करना चाहते हैं, क्या हम निवेश के
मतलब पर्पस से, उसकी वजह से हम लोग एकजुट हुए हैं, या फिर हमारा मकसद है सैन्य गठबंधन बनाना, हम हमेशा सिक्योरिटी और सुरक्षा के ऊपर आके बातचीत करेंगे। तो यही दूसरा ऑप्शन चूज़ किया गया है नाटो के लिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। इसका उद्देश्य है कि जितनी भी आपस में ये सरकारें इस संगठन में मौजूद होंगी, उनके बीच में सैन्य गठबंधन होगा, सुरक्षा होगा, कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और आपको ये याद रखना चाहिए कि पिछले साल तक का जो करंट अफेयर्स था मार्च के पहले, उसके हिसाब से जो इनके लेटेस्ट मेंबर था जो ज्वाइन किया था नाटो को, वो था आपका फिनलैंड 31वें मेंबर के रूप में। और अब मार्च अप्रैल के आसपास की ये न्यूज़ है कि 32वां जो इसका सदस्य बना है लेटेस्ट, वो है आपका स्वीडन। तो 32वां अगर स्वीडन लेटेस्ट मेंबर बना है तो इसका मतलब है कि नाटो के कुल मेंबर कितने हो गए? 32। अगला सवाल, एक लाइट बैटल टैंक है जो आर्मी में 2027 में शामिल हो सकता है, उसका नाम क्या है? लाइट बैटल टैंक का मतलब है कि हल्की फुल्की जब युद्ध होगी तब आप उस टैंक को सामने लाएंगे। और जब मेन बैटल टैंक, हम एमबीटी जिसको कहते हैं, मुख्य युद्ध के लिए जो टैंक बना हुआ है, वो एक अलग टैंक है, उसका भी यहाँ नाम बताया जाएगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, फिर उसका भी नाम देख लेंगे। तो हल्की फुल्की युद्ध की लड़ाई के लिए एक लाइट बैटल टैंक बनाया गया, उसका नाम क्या है जो 2027 तक सेना में शामिल हो सकता है? उसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, अर्जुन टैंक, जोरावर टैंक, शिखर टैंक या भीष्म टैंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोरावर टैंक। और ये आप देख सकते हैं, उसको परेड में भी शामिल किया गया था, उसके प्रोटोटाइप को, ये आप देख रहे हैं, वो टैंक है। अब वो जो मेन बैटल टैंक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में MBT, यानी कि मुख्य युद्ध टैंक, तो जब मुख्य युद्ध होगा, बड़ा युद्ध होगा, उसमें सामने जब दुश्मन के पास बड़ी टैंकें मौजूद होंगी, तब आप उस समय जोरावर टैंक को सामने नहीं रखेंगे, तब आप किस टैंक को सामने रखेंगे? अब उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सामने अगर कौरवों की सेना मौजूद है तो फिर युद्ध करने के लिए किसको आना पड़ेगा? अर्जुन को। तो उसी तरीके से इस टैंक का नाम है अर्जुन टैंक, जो हमारी बड़े युद्ध के लिए हिसाब से बनाई गई है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा और लार्सन एंड टोब्रो LNT ने मिलकर संयुक्त रूप से एक विकसित किया है लाइट टैंक जोरावर। सभी मापदंडों पर प्रदर्शन की जांच करने के लिए गुजरात के हजारिका में एक परीक्षण बिस्तर पर पहले दौर से गुजर रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये है कि इसके 2027 तक भारतीय सेना में शामिल होने की संभावना है, बस, ठीक है, वही बात है। अगला क्वेश्चन, भारत जो है अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में मालाबार अभ्यास के किस संस्करण की मेजबानी करेगा? अब ये अक्टूबर का जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब भी वहाँ पर ये आएगा, तो आप लोगों को पहले ही क्लिक कर जाएगा। 18वां संस्करण होगा मालाबार युद्धाभ्यास का, जो भारत बंगाल की खाड़ी में आयोजित करेगा, मेजबानी करेगा, या 28वां संस्करण होगा, 38वां एडिशन होगा, या 48वां एडिशन होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28वां एडिशन। तो इंडिया विल होस्ट द 28th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मालाबार इन द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब ये जो मालाबार अभ्यास का 28वां संस्करण है, ये उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध पर प्रमुख ध्यान देने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 क्वाड देश हैं, क्वाड कंट्रीज़ जो 4 हैं जिनका आपस में एक संगठन है, उसके ये 4 सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन्हीं चारों का एक संयुक्त युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। बस वही है, इसमें लिखा हुआ है, जिसका नाम क्या? एक्सरसाइज मालाबार। हाल ही में राचेल रीव्स जो हैं वो फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं, किस देश या ब्लॉक की? हाल ही में राचेल रीव्स किस देश या ब्लॉक की पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, यूनाइटेड किंगडम, UK, स्पेन, कनाडा, फिनलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? UK, यूनाइटेड किंगडम। यही है राचेल रीव्स, आप देख सकते हैं इनको, ये राचेल रीव्स हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 45 वर्षीय राचेल रीव्स सरकारी खजाने, जो मतलब एक्सचेकर हैं, उसकी चांसलर बनाई गई हैं। जब उनकी केंद्र वामपंथी लेबर पार्टी ने, इनका मतलब ये सेंटर लेफ्ट जो लेबर पार्टी है, वो अभी UK में इलेक्शन जीती है बहुत बेहतरीन तरीके से, और 14 साल का जो शासन था राइट विंग कंजर्वेटिव्स का, दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव का 14 साल का शासन समाप्त हो गया। और प्राइम मिनिस्टर का नाम हमने पहले ही देख रखा है, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं UK के। इसी के साथ आपका थोड़ा रिवीजन भी होता चलेगा। अब देखिए, एक
दुर्भाग्य तरीके से ईरान के राष्ट्रपति जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो नए ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो सवाल यही है कि रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ईरान्स न्यू प्रेसिडेंट इन जुलाई 2024। यही हैं वो ईरान के नए राष्ट्रपति, फ़ोटो में आप इनको देख सकते हैं। तो सवाल यही है कि हाल ही में जुलाई 2024 में ईरान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हसन रूहानी, मोहम्मद खातमी, अली खामेनेई या मसूद पेजेशकियान। तो इनका जो सही नाम है वो है डी, मसूद पेजेशकियान। यही ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, वहाँ की करेंसी भी थोड़ा देख लेते हैं। भूले भटके अगर गलती से सवाल आ गया तो आपको पता है कि ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, और ईरान की करेंसी का नाम क्या है, रियाल। इसको याद रखिएगा। कौन सा राज्य सरकार है, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्र वन यानी मैत्री वन नामक एक प्रमुख पर्यावरणीय पहल का अनावरण किया है। यानी कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी मेजर इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है मित्र वन यानी फ्रेंडशिप फॉरेस्ट। वो वृक्षारोपण जन अभियान जो चल रहा है उसका एक हिस्सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ सरकार ने, देखिए योगी आदित्यनाथ जी का ये फोटो भी है, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा। डिटेल देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर, याद रखिएगा ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया जा रहा है, मित्र वन जो ये बनाया जा रहा है, तो मित्र, हम नेपाल हमारे लिए मित्र देश है, तो नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे हम एक वन बनाएंगे, वन लगाएंगे वृक्षारोपण करके, और ये जो है वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत किया जाएगा। इसके हिस्से के रूप में मित्र वन शुरू करने की घोषणा की गई है। इस पहल में आपका जो वन लगेगा उसमें एक नाम होगा शक्ति वन, एक वन का नाम हो जाएगा युवा वन, एक वन का नाम रख दिया जाएगा बाल वन। ऐसे करते हुए विशेष वनों की स्थापना की जाएगी। और लगभग 75 फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं। अपना फॉरेस्ट का भी अपना एक, आपको पता है कि अलग डिवीज़न, अलग डिस्ट्रिक्ट होता है। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि 35 करोड़ पौधों को लगाकर उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमाओं पर हरियाली को बढ़ाना है। तो अगर आपसे लिख दिया कि लगभग 50 करोड़ पेड़ लगाना है, 100 करोड़ पेड़ लगाना है, 25 करोड़ पेड़ लगाना है, तो याद रखिएगा कि इतना नहीं, 35 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है भारत और सीमा के बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे। अगला सवाल, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे टाटा पावर सोलर सिस्टम्स उस राज्य में घर घर सोलर पहल के तहत छतों पर सोलर प्लेट लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, फाइनेंस देगा, वित्त आपको देगा। इस तरह की जो पहल है ये किस राज्य में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने शुरू किया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच स्टेट टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड द घर घर सोलर इनिशिएटिव। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने 5 जुलाई 2024 को वाराणसी से शुरुआत की है। वाराणसी से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। एक सवाल तो ये हो गया कि किस राज्य में ये हो रहा है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। अगर आपको स्टेट भी पता चल गया तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरुआत की है। तो ये 5 जुलाई को शुरुआत किया गया है, कहाँ से, वाराणसी से, जिसका उद्देश्य क्या है कि छत पर सौर समाधान के माध्यम से यानी रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस के माध्यम से घरों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। तो यह पहल निवासियों के लिए पर्याप्त वित्तीय बचत और पर्यावरणीय लाभ का वादा करती है। दिस इनिशिएटिव प्रॉमिसेस सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सेविंग्स एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स टू रेसिडेंट्स। हाल ही में भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन, जो रशिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन, इन दोनों लोगों के बीच में एक बैठक का आयोजन हुआ था। उसी बैठक में ये एक निर्णय लिया गया है जहाँ पे उनको सम्मानित तो किया ही गया है रशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से, साथ ही साथ ये भी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इंडिया और रशिया एक कोई ऐसा साल है जहाँ
पे वहाँ उस साल के आते आते इन दोनों ही देशों के बीच में $100 बिलियन के ऊपर का व्यापार होने लगेगा। आपको यही बताना है कि वो कौन सा साल है जो निर्धारित किया गया है, 2025, 2027, 2030 या 2032। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 2030। यानी रशिया और इंडिया दोनों ही देशों ने ये निर्णय लिया है बैठक में कि 2030 तक इंडिया और रशिया के बीच में जितने भी व्यापार हो रहे होंगे वो $100 बिलियन के ऊपर व्यापार हमें पहुंचाना है मिलकर, दोनों ही देशों के बीच में जो हो रहा होगा। तो भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार यानी कि बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस निर्णय की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मॉस्को में आयोजित 22वें वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान की गई है। तो हो सकता है एक स्टेटमेंट आपको ये भी पूछ दे कि कौन से नंबर का ये एनुअल बायलैटरल समिट था, यानी कौन से नंबर का ये वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि 22वां है, न 25वां, न 20वां, न 15वां, न 30वां। इस तरह से वो फंसाने की कोशिश कर सकते हैं क्वेश्चन में। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है, यानी रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ए रोड सेफ्टी एक्शन प्लान फॉर 10 ईयर्स। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या फिर पंजाब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, राजस्थान। तो देखिए राजस्थान ने क्या इसमें लिया हुआ है प्रण। राजस्थान का एम क्या है? कार्य योजना का, जो कार्य योजना 10 साल का तैयार होगा कि किस तरीके से हमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक एक्शन प्लान बनाना है, एक नीति बनानी है। तो इसका कार्य योजना का लक्ष्य है 2030 तक राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करना होगा। ये काफ़ी अच्छा लक्ष्य है और बाकी राज्यों के लिए भी ये एक अच्छा मिसाल बन सकता है। अगला सवाल, हाल ही में किस संस्था ने वित्तीय समावेशन सूचकांक लॉन्च किया है जो हर साल जुलाई में प्रकाशित किया जाता है? तो विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जो हर साल जुलाई में पब्लिश होता है। तो कौन सी संस्था है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को जारी किया है, यानी वित्तीय समावेशन सूचकांक को लॉन्च किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI, SBI। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। अब इसमें कुछ डिटेल है जो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, जो ये वित्तीय समावेशन सूचकांक है, इस सूचकांक का जो अंक है वो 64.2 हो गया है, 64.2 हो गया है इस साल के मार्च 2024 में, जो पिछले साल मार्च 2023 में कितना था? 60.1। तो नंबर बढ़ने का, अंक बढ़ने का मतलब क्या है कि हम वित्तीय समावेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ये सूचकांक है, जो इंडेक्स तैयार किया गया और जिसके हिसाब से ये अंक देता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका ये कहना है कि अगर हम जीरो की तरफ जितना कम अंक पाते हैं वो हमें बताता है कि हम पूर्ण वित्तीय बहिष्करण की तरफ हैं। जीरो आने का मतलब है कि कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, और अगर हम 100 की तरफ जाते हैं तो पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है, यानी कि 100 अंक का मतलब हो जाएगा फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे कोई भी जो आपका वित्तीय साक्षरता से जुड़ा हुआ है, वित्त से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे मान लीजिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हुआ, बैंक अकाउंट खोलना हुआ, किसी स्कीम के तहत किसी को बैंक में आप सुविधा पहुंचा पा रहे हैं, हम हर तरीके से वित्तीय लाभ पहुंचा पा रहे हैं समाज के हर वर्ग को, तो इसका मतलब है कि आप वित्तीय समावेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम 64.2 अंक पे खड़े हैं। अब अगले साल जो जुलाई में रिपोर्ट आएगी कि मार्च 2025 तक हम कहाँ तक पहुँचे, तब हमें पता चलेगा कितना प्रोग्रेस हुआ या हम पीछे हटे हैं। तो अगले 8-9 महीने तक, 1 साल तक यही रिपोर्ट घूम फिर के हर परीक्षा में आपको नज़र आएगा। कहीं पूछ देगा हमारे अंक क्या है, कहीं पूछ देगा 100 का मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या है, कहीं पूछ देगा कि पिछले साल कितना था, पिछले साल से कितना अंक बढ़ा है, या फिर कहीं पूछ देगा कि कौन सी संस्था है जो इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो यहाँ तक अपना दूसरे हफ्ते का करंट अफेयर पूरा होता है। 1-2 अगर कोई पॉइंट मिसिंग भी है तो वो हम तीसरा हफ्ता होगा जुलाई का, उसमें कवर कर लेंगे। यहाँ तक अपने लगभग 35 सवाल पूरे हो गए। तो अगला हफ्ते का जब हम स्टार्ट करेंगे तो 36वें सवाल से शुरू करेंगे।
और बाकी जो है वो हम टॉपिक वाइज भी जल्द हम लोग देखेंगे। और बीच बीच में भी करंट अफेयर्स का रिवीजन हो गया। अभी देखिए नेशनल पार्क हम लोगों ने देखा था, वो टॉपिक भी कंप्लीट करना है, 1-2 दिन में उसकी भी वीडियो मिल जाएगी आपको। फिर हम टाइगर रिजर्व देख लेंगे। इसी तरीके से बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ना कुछ सवाल हम हर सब्जेक्ट से देखते चलेंगे एग्ज़ाम तक। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो भी आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग ज़रूर बताइएगा। इकोनॉमी पे और बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे भी आप लोगों ने, कई लोगों ने लिखा था, तो उस पे भी वीडियो मिलेगा आप लोगों को, जल्दी ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। बस अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।